हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन इन पाठशाला। है चंगू मंगू कैपेसिटर पढ़ के आ गए हो? हैं नहीं पढ़ के आए हो तो यहाँ पे आपका खून खोल जाएगा, पता है? आपको गुस्सा आने लगेगा, साला ये नीट के तुच्छ मुच्छ से सवाल नहीं बन रहे। जबकि सर ने जो सवाल कराए थे क्लास में वो इतने खतरनाक कराए थे, मस्त कराए थे कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे थे। भाई मेरे सवाल कराने से मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्ड होंगे, तुम्हारे नहीं। तुम्हारे कब होंगे? जब तुम खुद से करोगे और रिवीजन करोगे। तो भैया पीवाई क्यूज करेंगे। 15-16 क्वेश्चन हैं जो कि कैपेसिटर से आए हैं 10-15 साल के अंदर। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहां से तुम्हें क्वेश्चंस कराऊं। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले पॉज करके खुद पढ़ोगे, देन ट्राई करोगे, जब मेरा सॉल्यूशन देखोगे। लेट्स रेडी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, हिंदी वाले हिंदी में पढ़े। जल्दी जल्दी करो 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 करो, निपटा दो निपटा दो निपटा दो। हाँ देखो सॉल्यूशन कह रहा है कि भैया ये 3 कैपेसिटर दे रखे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, समतुल्य धारिता बताओ। यानी कि इन तीनों को हटा के एक लगाया जाए तो कितनी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। देखो बहुत सिंपल है। तुम्हें साला समझ में नहीं आ रहा कि ये इसके पैरेलल है तो ये इसमें किसके साथ जोड़ा है, नहीं आ रहा ना? तो अपनी तरफ से तुम्हें क्या करना है, इस चित्र को देखो। तुम्हें कुछ नहीं करना, वोल्टेज डिवाइड कर लेने हैं। मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है। यहां अगर तुमने 0 वोल्टेज माना है, यहां बी मान लो। अब ये 0 है तो इससे ये कनेक्ट है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी है तो ये भी, ये भी। अब बड़े ध्यान से सुनो, ये 0 0 0 कुछ नहीं आ रहा रास्ते में तो ये भी 0, ये भी 0। अरे बोल हाँ कि ना? तो अब तू बड़े ध्यान से समझ चुका है कि साला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम वोल्टेज के हैं। यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का वोल्टेज सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जिस पॉइंट के वोल्टेज सेम होते हैं, ठीक है, मान ले ये पॉइंट है सी, 2 पॉइंट के यदि वोल्टेज सेम है, ये है सी ये है डी, तो बीसी और बीडी सेम है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं बनता, ये शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा। इसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, विभव अंतर नहीं है, तो इसका चार्ज क्या इसमें घंटा फ्लो करेगा? निकाल के फेंक दो इसे। तो ये कोई काम का नहीं है। जब ये कोई काम का नहीं है तो ये वाला और ये वाला दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 पैरेलल में टुचुक से जोड़ दे, C प्लस सी कितना हुआ? 2C। थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। देख कितना आसान है। ये क्वेश्चन कराया है मैंने क्लास में, 3-4 क्वेश्चन कराए हैं मैंने बोला था कि साला, और नोट में लिखाया भी था ये, इसीलिए इसी दिन के लिए लिखाया था। क्यों नहीं देखते हो तुम? हाँ तो फिर कहिए जिन जिन का हो गया ना वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तुम। इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ाई करो, खुद से ट्राई करो। यस यस यस, कमॉन कमॉन कमॉन, ट्राई करो। है क्या पूछ रहा है? कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plate is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor is। हाँ हिंदी में पढ़ लो। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसका एरिया ए है, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में, वो ई है। इस तरीके से, ठीक है ठीक है। तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? तो देखो बहुत आसान है। एनर्जी का फॉर्मूला वैसे आपने ये पढ़ा है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आपने तो यही पढ़ा है, लेकिन साला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में निकालना है। या आपने ये पढ़ा होगा हाफ सी बी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अगर आपको ई ए डी के टर्म में आंसर निकालना है तो ये बात याद रखना। पहले तो कैपेसिटेंस देखो पैरेलल प्लेट की क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो वो लिखो, हाफ सी की जगह आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और बी की जगह क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के टर्म में, तो बी इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन डी। है यही तो रिलेशन होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे पढ़ते हैं। तो यहां बी की जगह आएगा ई स्क्वायर अपॉन, मैंने क्या कर दिया ये है? ओहो मैंने क्या गलत लिख दिया क्या? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? क्या होता है? B इक्वल टू होता है तुम्हारा E डॉट डी आर, यही तो होता है, सही तो लिखा था। तो E इक्वल टू क्या हो गया? B अपॉन डी। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं,
ई डॉट डी होगा, एक्चुअली में ई इंटू डी होगा, मैंने उल्टा लिख दिया था। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बी को रिप्लेस कर दो तो यहां हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, डी कट जाएगा, तो जो एनर्जी आएगी या जो एनर्जी आएगी यू, वो क्या आएगी लाडले, फिर टिचिक टिचिक कितना आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी। मैच कर रहा है कहीं, जरा फोर्थ वाला कुछ नहीं किया, हमें ये फॉर्मूला पता है, इस क्वेश्चन के मुताबिक इसे मोल्ड कर दिया बस। तो इतना तो आना चाहिए करना आपको, इधर से उधर एंगल फंसाना, उधर से इधर एंगल फंसाना, टुक 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 करना आना चाहिए। ठीक है, चलें आगे, वेरी नाइस। तो चलें अगला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भर भर के पूछे जाते हैं और मैं पढ़ा भी चुका हूं, इसीलिए ढंग से पढ़ो पहले इसे, फिर सीखते हैं कि कैसे करेंगे। अभी दिखाऊंगा 4-5 क्वेश्चन इसी सीरीज में दिखाऊंगा। देखो, अंग्रेजी में हिंदी में दोनों में पढ़ के देख लिया होगा आपने अपने हिसाब से, तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डायग्राम जो दे रखा है इसमें C1 कैपेसिटर है, वो पहली बार में B वोल्टेज से कनेक्ट है। यानी कि अगर इनिशियल डायग्राम बनाऊं तो मामला कुछ ऐसा है, कि ये जो कैपेसिटर है वो B वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट है इनिशियल में, और ये जो है किसी से कनेक्ट नहीं है, पर C1 कनेक्टेड है। C2 किसी वोल्ट से कनेक्ट नहीं है, लेकिन फाइनली में ये जब स्विच यहां जुड़ जाता है तो फाइनल में ये क्या होता है कि C2 और C1 दोनों कनेक्टेड हैं। तो याद करो वो दिन मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो कैपेसिटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो एक तो इसकी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सही है कि नहीं है, कि कॉमन विभव कैसे निकालते हैं, और हीट लॉस का फॉर्मूला भी बताया था एक, वो भी याद होगा। और वो क्या बताया था मैंने, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऊर्जा में 6, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। अब ये साहब B1 क्या है, इनिशियली जो कैपेसिटर कनेक्ट है बैटरी से, तो B1 यहां पे तो हो गया B, और ये वाला कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर पे ध्यान दो, इसका B2 क्या होगा, ये तो किसी से कनेक्ट ही नहीं है शुरुआत में, ये किसी बैटरी से कनेक्ट हुआ ही नहीं, ये तो सीधे इस कैपेसिटर से कनेक्ट हो गया, तो यहां पे B2 क्या हो गया, 0। बस यही चीज आइडेंटिफाई करनी है आपको। जब ये दोनों कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव और इसकी नेगेटिव प्लेट, जब कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो खुद ही मानना पड़ेगा। तो इस केस में ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, तो इस केस में जब ये बैटरी हटा के दोनों कैपेसिटर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो कितना परसेंट हीट का लॉस हुआ ये बताओ। तो हीट लॉस कहां से निकालोगे, यहां से। B2 कितना है, 0 साहब। फॉर्मूला क्या लगाना है, हाफ C1 C2 चलेगा क्या, C1 C2 बराबर दे रखे हैं, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2, हां आइडेंटिकल, एक समान। आइडेंटिकल का मतलब है एक जैसे, तो C1 और C2 एक जैसे हैं तो इसे भी C मानो, इसे भी C मानो, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा 2C, और B1 की जगह आएगा V का होल स्क्वायर। तो हीट लॉस जो आया ये कट जाएगा, वो आएगा तुम्हारा 1/4 CV स्क्वायर। कितना आया भाई हीट लॉस, 1/4 CV स्क्वायर आया। अब जब इसे परसेंटेज में निकालोगे, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, परसेंटेज में निकालोगे हीट लॉस, तो सूत्र क्या होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100। ये जो टर्म होता है ये होता है हीट लॉस का टर्म, यानी कि ये जो आ चुका है, तो यहां पे लिखो आप 1/4 CV स्क्वायर, ठीक है। और ये U इनिशियल मतलब शुरुआत में इसमें कितनी एनर्जी है, तो शुरुआत में बैटरी केवल इससे कनेक्ट थी, शुरुआत का केस ये है केवल, तो इस केस में U इनिशियल क्या लिखोगे आप, हाफ CV स्क्वायर। तो इस केस में इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है ना, विभव ऊर्जा इसमें कितनी स्टोर्ड है, हाफ CV स्क्वायर। तो U इनिशियल कितनी हुई, हाफ CV स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। सॉल्व कर लो, तो आप बड़े ध्यान से कर पा रहे होंगे, CV से CV कटा, 2 से ये कटा 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार। उत्तर आएगा 50%। तो 50% आंसर आया
इस बात को आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मत याद करो, छोड़ो, बस ये समझ जाओ कि साहब ये वाला हीट लॉस का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखाया है, और हीट लॉस हो गई 1/4 CB स्क्वायर। एक्चुअल एनर्जी जो है वो कितनी है, हाफ CB स्क्वायर। यानी कि जो पहले एनर्जी है इस कैपेसिटेंस में स्टोर्ड, उसकी ये एनर्जी आधी दिख रही है कि नहीं? तो ये नाटक तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये नाटक याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। ये हर चैप्टर में ऐसा फॉर्मूला कहीं ना कहीं लग जाता है। ठीक है, कि हीट लॉस बताओ, ये लॉस बताओ, फलाना लॉस बताओ। ठीक है, तो ये लॉस वाले क्वेश्चन आते हैं भाई। तो पहले तो लॉस निकाल लो, कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, फिर जो इनिशियल एनर्जी है उसका डिवाइड लगा के मल्टीप्लाई 100 कर दो। वैसे आप अपनी खुली आंखों से डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ये हाफ CB स्क्वायर है। अब हाफ का आधा कितना हो जाएगा, 1/4। तो यानी कि इस सिस्टम में जितनी एनर्जी थी उसकी आधी एनर्जी अब इस सिस्टम में बची है। यानी कि एनर्जी का 6 कितना % हुआ, 50%, आधी लॉस हो गई। तो तीसरा आंसर। इकलौता नहीं है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो, नीट 2019 के बाद यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नीट 2017 में भी यही पूछा था। जल्दी करो, लाइट की स्पीड से बताओ। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम, बस अब की बार परसेंटेज छोड़ के उत्तर किसी अलग फॉर्मेट में दे रखा है। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है, पढ़ लिया आपने? कह रहा है अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज किया जाता है, हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, फिर बैटरी को हटा के उसी कैपेसिटर को एक और इसी जैसे कैपेसिटर से जोड़ दिया जाता है। एक और सी और ये एक और सी, 2 सी मिल गए भाई साहब। अब तो एक कह रहा था टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। तो इस प्रकार बने परिणामी निकाय की कुल स्थित वैद्युत ऊर्जा। अब इसकी जो वैद्युत ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? अब बड़े ध्यान से सुनो, आपने अभी अभी देखा कि इसमें हीट लॉस कितना हुआ, 1/4 CB स्क्वायर, और इसमें जो इनिशियल एनर्जी है वो कितनी है, 1/2 CB स्क्वायर। सही है कि नहीं है? ध्यान से सोचिए। हीट लॉस इतना है। हीट लॉस का मतलब क्या होता है, U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू 1/4 CB स्क्वायर। यही तो होता है कि जो प्रारंभिक ऊर्जा थी उसमें से फाइनल ऊर्जा कितनी कम हो गई, ये होता है लॉस। तेरे पास 5 रुपए हैं, 2 रुपए तूने खर्च कर दिए, बचे कितने, 3। तो ये वो 3 रुपए हैं, 5 में से 2 घटाए तो 3 बच गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, साला इनिशियल हमें पता है हाफ CB स्क्वायर है, तो U फाइनल कितना आएगा, हाफ CB स्क्वायर माइनस 1/4 CB स्क्वायर इक्वल टू U फाइनल। तो फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, 1/4 CB स्क्वायर। हीट लॉस निकालना आता है तो फाइनल एनर्जी भी पता कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल कितनी है, हाफ CB स्क्वायर, फाइनल कितनी हो गई, 1/4 CB स्क्वायर। तो ये आधी हो गई, यानी कि 4 वो दे रखे हैं क्या इस अंतिम तंत्र में, यानी कि फाइनल जो सिस्टम है इसमें 4 गुना ऊर्जा बढ़ जाएगी, नहीं 2 गुना घट जाएगी। ये हो सकता है क्योंकि 1/2 से 1/4 हो रही है, यानी कि इसका आधे गुना कम हो गई, मतलब यानी कि इस ऊर्जा का ये 2 गुना कम हो गई, आधी हो गई। तो ऐसे ही तो लिखा है ये 1/4, 1/4 का मतलब इससे 2 गुना कम हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सही है भाई साहब। इसमें वही रहेगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, बढ़ी थोड़ी है, कम हुई है। कितना कम हुई है, 2 गुना घट गई। समझे? ऐसे सोचना है, ऐसे सोचना है, ज्यादा सॉल्व वॉल्व करने में माता पच्ची नहीं करनी इसे। तो क्या ये दोनों प्रश्न एक जैसे ही हैं, तरीका अलग है। अगला देखो ऐसा ही है, जब तक कराऊंगा जब तक साला इसकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। ये देखो नीट 2016 में पूछा है, लुढ़काओ इसको फटाफट। अब फटाफट लुढ़का दो, फटाफट। पॉज करके ट्राई किया, किस किस का आंसर 80% आया? जिसका भी आया मजेदार। क्या निकालना है इसमें, हीट लॉस निकालना है। ऊर्जा का 6 कितना होगा, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। मास्टर ने इसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, कराए थे। अब बड़े ध्यान से सोच, इस वाले कैपेसिटर को B वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है, तो हमें B1 की वैल्यू कितनी पता है, B। लेकिन साला इस वाले कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जा रहा, इस स्विच को थोड़ी देर बाद हटा के इससे जोड़ा जा रहा है।
यानी कि जो फाइनल शो है वो ऐसा है कुछ, मतलब कि इस वाले कैपेसिटर को इस वाले कैपेसिटर से जोड़ा जा रहा है, मगर बैटरी से केवल इसे जोड़ा जा रहा है। तो B1 तो भी है, लेकिन इसे बैटरी से जोड़ा ही नहीं गया, इसको बैटरी से जोड़ा ही नहीं गया, तो B2 क्या हो जाएगा, 0। तो हीट लॉस कैसे निकालोगे साहब, ये भी 2 है ये भी 8 है, तो 1/2 2 × 8 अपॉन 8 और 2 10, B1 माइनस B2, B माइनस 0, तो B²। 2 से 2 मरा, और ये कितना हो जाएगा, 0.8 V² हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हीट लॉस जो आया वो कितना आया, 0.8 V²। है अब देख, ये हीट लॉस आया, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत हीट का लॉस हुआ, हाउ मच प्रतिशत हीट इज लॉस्ट। तो देख परसेंट में पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल मल्टीप्लाई 100 लॉस परसेंट। तो U इनिशियल U फाइनली तो हीट लॉस होता है, तो ये तो हो गया तुम्हारा 0.8 V²। सही है कि नहीं है। इनिशियल एनर्जी क्या लिखेगा, इनिशियल केवल और केवल इसकी जो एनर्जी है, क्योंकि ये शुरुआत में इस बैटरी से कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा हाफ U इनिशियल इंटू 2, हाफ CV² होता है ना फॉर्मूला, हाफ इंटू 2 इंटू V², 2 से 2 मरा, तो यहां क्या आएगा V² मल्टीप्लाई 100, B से V मरा, आंसर आया 80%, चौथा वाला। वेरी नाइस, वेल डन, जिसने ये कर लिया वेल डन। समझ जाओ, एक बार जब इससे स्विच कनेक्ट होगा तो साला इसको तो चार्ज किया जा रहा है इस बैटरी से, फिर इसे चार्ज करके एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर से जब कनेक्ट किया जाता है तो आपसे कॉमन वोल्टेज पूछ सकता है, हीट लॉस पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। कॉमन वोल्टेज और हीट लॉस पिछली क्लास में ही पढ़ाया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे पढ़ाए हुए, ढंग से देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी नाइस, इधर देखो, जी लो साला, ये तो बहुत सिंपल है, कर दोगे, फॉर्मूले के ऊपर है। क्या कह रहा है, पॉज करके ट्राई करो। कह रहा था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैराड। यानी कि देखो, पहले जब ये हवा में है, इसके अंदर हवा होती है कैपेसिटर के अंदर, तब इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू, किसी समांतर पट्टिका संधारित्र जिसमें माध्यम के रूप में वायु भरी है, तब इसकी 6 माइक्रोफैराड है। हिंदी वालों लो, मैंने हिंदी में भी पढ़ दिया। ठीक है, कोई परावैद्युत माध्यम भरने पर इसकी धारिता 30 माइक्रोफैराड हो जाती है। यानी कि मान लो कोई इसमें मीडियम सीडियम भर दिया तो 30 माइक्रोफैराड हो जाती है। इसमें कचरा भर दिया, कुछ भर दिया, तो साला इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना, तो 6 से बढ़ के 30 हो गया। इस माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी, यानी कि जो इसमें स्लैब भरा है के, इसकी वैल्यू बताओ। तो तू बहुत अच्छे से जानता है, C = होता है ε0A/d, लेकिन इसमें अगर कुछ भर दिया जाए तो वो हो जाएगा के। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, C एयर अपॉन C मीडियम, डिवाइड लगा दो ना दोनों का, सॉल्व करने में आसानी होगी, आपने कर भी लिया होगा। C मीडियम अपॉन C एयर, के ε0A/d, और एयर के लिए भी लिखेंगे ε0A/d, क्योंकि एयर के लिए के की वैल्यू होती है 1, कट जाएगा। मार्कर कहां गया, आए राम, मार्कर गिर गया। हाँ। क्या है घटिया क्वेश्चन, मीडियम का क्या है, मीडियम क्या क्या है 30, एयर क्या क्या है 6, के निकालना है, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 5 जा 30, 5 कहां गया रे, 5 ही रहा, दूसरा वाला। सब घटिया हैं, दूसरा वाला सही है। ओके 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 ओके, देख रहे हो आप कैसे घटिया क्वेश्चन पूछा है, और कब पूछा है, नीट 2020 में, अभी बस 4 साल पहले, 5 साल पहले। ठीक है, चलें आगे, निपटाओ इसे, फटाफट निपटाओ। पोलर, ओह यार ये पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ाया है मैंने यहाँ, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स। मैंने देखो डाइलेक्ट्रिक पढ़ाया था तुम्हें, है ना, संधारित्र में परावैद्युत पढ़ाया था मैंने। तो उसमें ध्रुवीय अणु के अणु होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लो। इसमें लिखा है हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट, एक्वायर अ डाइपोल मूवमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज,
एक्वायर आर डाइपोल मूवमेंट ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट। बताओ सही आंसर कौन सा है? जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी कि हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो पोलर मॉलिक्यूल जो होंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि ध्रुवीय अणु वो अणु होते हैं जिनके सेंटर से नहीं मिल रहे होते। जब मान लो एक अणु दूसरे अणु के सेंटर पे ऐसे रखा होगा, तो इन दोनों सेंटर के बीच की क्या हो जाएगी दूरी? d जीरो हो जाएगी। तो ये तो होते हैं नॉन पोलर, अध्रुवीय अणु, ठीक है, नॉन पोलर। तो इसमें तो डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन इसका सेंटर और इसका सेंटर थोड़ा अलग होता है डी डिस्टेंस होने के कारण। ये प्लस क्यू चार्ज माना जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज माना जाएगा, इसीलिए इसमें डाइपोल मूवमेंट शून्य नहीं होता। तो सही ऑप्शन है फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये पता होना चाहिए, लिखो इसे फटाफट, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख ले, ये है इंपॉर्टेंट। आगे चलें। नीट 2021 में पूछा हुआ प्रश्न बहुत सरल है, कर दे फटाफट। ओए होए, ये तो वही क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है? दो पैरेलल प्लेट हैं जो कि चार्ज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये चार्ज हैं, याद रखियो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है डी, ठीक है। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल, अगर इस प्लेट को उठा के केरोसिन में डिवाइड दिया जाता है, यानी कि कुल मिला के इस प्लेट के अंदर केरोसिन का मटेरियल भर जाएगा कि नहीं? तो जैसे ही मैं इसको केरोसिन में डुबाऊंगा तो इसमें आ जाएगा के, यानी कि इस केस में क्या है, चार्ज तो सेम है पर वोल्टेज डिफरेंट है, और के इसमें इंसर्ट किया जा रहा है। तो अब कुछ भी पूछ सकता है, मैंने वहां पे पूरी टेबल बनाई थी जब पढ़ा रहा था तब, और यहां पूछ रहा है मैं डुबा दिया जाए तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा या वही रहेगा? तो बस अभी अभी भी समझाया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/k टाइम्स कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखो B/d है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है B/d, और यहां B क्या होता है? Q इक्वल टू होता है CB, तो यहां से B निकालोगे तो B आएगा Q/C। चार्ज यहां सेम रहेगा, चार्ज यहां सेम रहेगा, चार्ज थोड़ा ही बदल जाएगा प्लेट पे, प्लेट पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा डुबाने के बाद भी। तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा क्योंकि इसके अंदर केरोसिन भर गया, कुछ स्लैब भर गया, इसके अंदर मटेरियल सटेरियल भर गया, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वोल्टेज होगा कम। कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ेगा, इसलिए वोल्टेज होगा के टाइम कम। तो जब वोल्टेज कम होगा साला इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम होगा के टाइम्स। अभी अभी सिखाया है पिछले 4-5 क्वेश्चन पहले, देख रहे हो, दोबारा रिपीट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? रिमेन सेम, डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। लिख लो ये बात फटाफट, फटाफट लिखो ये बात, है ना, पता होनी चाहिए आपको। अरे बोल हाँ के ना, अरे बोलो हाँ के ना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, केवल और केवल इस डायग्राम पर फोकस करना है। इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि 3 डाइलेक्ट्रिक यहां भरे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक यहां भरा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में दूरी डी है। पूछ रहा क्या है? देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज गिवन बाय। तो इनमें से के की वैल्यू क्या होगी? अगर इन सबको हटा दिया जाए तो एक के जो लगाया जाएगा यहां पे वो क्या होगा? तो कहने का मतलब है यहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो मैंने सिखाया था, अलग अलग कैपेसिटर में ना बांट लो। अगर यहां पे मान लो K1 भरा है, यहां K2 भरा है, यहां K3 भरा है, तो ये वाला हिस्सा है K4 का। तो अब तुम्हें अगर ये लग रहा है कि ये तीनों सीरीज में और ये पैरेलल में, तो बहुत गलत लग रहा है। मान लो अगर ये एक अलग कैपेसिटर है, 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 तो सबसे पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे सर? C इक्वल टू K/0 A/d वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो K1 वाले हिस्से को मैंने C1 माना, तो C1 कैसे निकालोगे? K1/0 A/3, क्योंकि इसकी देखो ये प्लेट जो है वो A/3 एरिया की है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है? D/2, तो D/2 2 ऊपर चला जाएगा। तो C1 आया, ε0 A/d को C लिख दो, 2K1/3 C। सिमिलरली C2 निकालोगे तो क्या आएगा?
C2 भी ऐसा ही है, पर K1 की जगह K2 हो गया, तो 2/3 K2C। C3 भी ऐसे ही निकालोगे, 2/3 K3C। पहले तो ये कैपेसिटेंस निकालो, अब इसकी निकालोगे चौथे वाले की C4 की, तो वो क्या हो जाएगी, K तो K4 रहेगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट आएगा, और ये पूरा का पूरा इस प्लेट पे फैला हुआ है, और ये प्लेट कैसी दे रखी है, ऐसी, इसमें मीडियम भरा हुआ है ऐसे, मतलब पूरा एरिया लेंगे, यानी कि साइबास डी डिस्टेंस यहां पे D/2 है, तो D/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो C4 आएगा 2Ka, नहीं 2K4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को लिख दो C। सही है, पहले तो C1 C2 C3 C4 लाइन से निकाल लो। अब ये चेक करो कि बाकी में ये यार पैरेलल में कौन है, सीरीज में कौन है। देखो, तो हमें इन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक पॉइंट मान लो ये रहा ए, एक पॉइंट मान लो ये रहा बी, दो पैरेलल प्लेट के बीच में हमें क्या दे रखा है, एक दो प्लेट दे रखी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये मीडियम भरा हुआ है। तो एक बात बताओ, यहां पे अगर तुम वोल्टेज भी मानते हो तो क्या हर एक इसके पॉइंट पे वोल्टेज भी होगा इस प्लेट के, शाबाश शाबाश, ठीक है। और यहां पे अगर तुम जीरो मानते हो तो इस प्लेट पे हर एक पॉइंट पे जीरो वोल्टेज होगा। सही है कि नहीं है? तो बड़े ध्यान से सोचो, पैरेलल प्लेट यदि होंगी तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा कि नहीं, सेम होगा कि नहीं। तो अगर ये बी है तो यहां मान लो ये नई प्लेट ले ली तुमने, बीच में कुछ इंसर्ट कर दी नई लेयर, तो इसका एक्स मान लो, इसका भी एक्स मान लो। तो यानी कि यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। तो कहने का मतलब यह है, अगर जिनका वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है, जैसे कि इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो इसका मतलब ये वाला ये वाला ये वाला पैरेलल में है, क्योंकि वोल्टेज जब सेम होता है तो मामला पैरेलल में होता है। तो ऐसे भी सोच सकते हो, K1 K2 K3 तीनों पैरेलल में हैं, यानी कि C1 C2, इस x को यहां से हटा के यहां लिख देता हूं, और C3 किस में आएगा, तीनों पैरेलल में। अब बड़े ध्यान से सोचो, अच्छा साहब, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। अब देखो, यहां तो B और X है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहां से यहां तक X और 0 है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये जो चौथा वाला कैपेसिटर है वो इसके साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा ऐसे। तो ये वाला हो जाएगा B पॉइंट और ये वाला हो जाएगा A पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, और ये डायग्राम आपको सोचना कैसे है, ऐसे ही। एक और बार प्रैक्टिस करा दूंगा मैं एक अलग से क्वेश्चन लेके, टेंशन मत लो। लेकिन C1 C2 C3 ये किसमें, पैरेलल में, ये किसमें, सीरीज में, ऐसे सोचना होता है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो। C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में जुड़ जाएंगे, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। आगे करें तो C इक्विवेलेंट अगर तीनों को जोड़ के आएगा तो क्या आएगा, 1 2 3, तीनों सेम है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2/3 C। ओए होए, एक मिनट, सॉरी, पहले ये जो पैरेलल में उन्हें जोड़ो, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा पैरेलल वालों का, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपको याद हो तो ये है 2/3 K1C, ये अच्छा क्वेश्चन है। 2/3 K1C प्लस 2/3 K2C प्लस 2/3 K3C, ऐसा ही है। 2/3 ले लो कॉमन, C भी ले लो कॉमन, तो यहाँ आया K1 प्लस K2 प्लस K3, तो ये आ गया C इक्विवेलेंट डैश पैरेलल वाला। अब ये जो सीरीज में, इन सबको जोड़ने के बाद ये इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा। सीरीज वाला क्या है, C4, वो क्या है 2K4C, 2K4C। तो अब जो फाइनल C इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट ऐसे, सीरीज में तो ऐसे जोड़ते हैं ना, 1/C इक्विवेलेंट डैश प्लस 1/C4। तो ये जो भी है कितना है भाई, 2/3C ब्रैकेट 1 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस किसके साथ जुड़ेगा,
1/C4 के साथ। C4 क्या है? 2K4C। सही है कि नहीं है? अच्छा भाई साहब, तो अब क्या होगा यहाँ पे से ये तो लिख लिया हमने 1/C इक्विवेलेंट। अरे एक बात बताओ, C इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हो? C इक्विवेलेंट इक्वल टू K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिख सकते हो कि नहीं? और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को क्या बोलते हो तुम? C। तो 1/C इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकते हो? 1/K इक्विवेलेंट C। और ये क्या आया? 1/2/3, 3 ऊपर पहुंच गया, 2 नीचे आया, K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, प्लस 1/2 K4। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ K इक्विवेलेंट C, C से C कट गया, यहां भी C यहां भी C, कॉमन लेके काट दो। तो साला यहां से ये 1/C कॉमन लिया, काट दिया। 1/K इक्विवेलेंट क्या है? आंसर देखो, 3/2 K1 K2 K3 प्लस 1/2 K4। चलो देखो कौन सा मैच कर रहा है। देखो ये जो 2 है वो तो ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि यहाँ से 2 कॉमन लेके ऊपर पहुंचा दिया। यहाँ 3 है, सब जगह K1 K2 K3 है, और यहाँ K4 है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पर मुझे पता है ये अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, मतलब 50% लोगों को ही समझ में आया होगा। कारण क्या है मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमें इससे ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, तीनों सीरीज में पैरेलल में लग रहे हैं तो उस हिसाब से इन्हें पैरेलल में लग रहे हैं तो ऐड कर दो। फिर ये वाला इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, और जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो C इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। तो एक बार तो इस क्वेश्चन को तुम रिपीट करके दोबारा देखना कि आखिरकार ये हुआ क्या। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हमसे C इक्विवेलेंट नहीं पूछा, K इक्विवेलेंट पूछा है। तो इन सब की जगह अगर मैं एक कैपेसिटर लगाऊं तो उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, तो K इक्विवेलेंट इंटू C कर दिया, तो यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे मैं तुम्हें कन्वर्जन सिखाऊं। मान लो ये है आपकी पैरेलल प्लेट, यहां पे ये दे रखा है मान लो K1 K2, यहां दे रखा है ये K2 K3 K4 K5। अब ये कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है? बताओ। बहुत आसान है, देखो 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 देखो, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। K2 K3 K4 K5 K1 K2 करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये एक प्लेट है A वाली, ये एक प्लेट है B वाली। इस प्लेट को पूरा 0 वोल्ट दे दो, इसको B वोल्ट दे दो। अब ये साला बीच में नया कुछ आ गया, इसको X वोल्ट दे दो। ये पॉइंट B और X पे, ये भी B और X पे, ये भी B और X पे, यानी कि सबका वोल्टेज सेम है, सबका वोल्टेज सेम है। तो K2 K3 K4 K5 किस में? पैरेलल। 3 4। अब वो बात अलग है, इसका तुम K2 का निकालो, K3 का निकालो, K4 का निकालो, K5 का निकालो, पर ये चारों किस में? पैरेलल में। अब बड़े ध्यान से देखो, ये है X0 और ये है 0, ये भी X है, सॉरी इस प्लेट का X है ना, ये है X भी, यानी कि K1 और K2 भी पैरेलल में। तो यहां पे K1 की वजह से जो कैपेसिटर C1 है, K2 की वजह से जो कैपेसिटर है C2 है। अब ये दोनों जो कैपेसिटर हैं इसके साथ कैसे जुड़े हैं? देखो इसका, इसका और इसका, इन तीनों प्लेट का वोल्टेज क्या है? अलग अलग है। सही है कि नहीं है? तो ये तो हो गया मान लो A वाली प्लेट पूरी, तो इसको बोल दो तुम B, और इसको बोल दो यहाँ पे X, और ये X प्लेट किससे कनेक्ट है? 0 से। तो ऐसे, ये मतलब ये पैरेलल वाला सिस्टम और ये पैरेलल वाला सिस्टम ऐसे सीरीज में कनेक्ट है। ये कनेक्ट करना सीखना है आपको बस, ठीक है। और कैपेसिटर वगैरह आप निकालना जानते ही हो, ठीक है। मामला सेट है एकदम, बवाल मचा दोगे। अच्छा क्वेश्चन था, नीट 2021 में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, भाव नहीं देंगे इसको ज्यादा। वही हो, अभी तो बहुत क्वेश्चंस बच रहे हैं, ये वाला करो। ये जो क्वेश्चन है पढ़ के आप कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर मैं कराता हूं, और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप इसे गलत करोगे। 90% स्टूडेंट इसे गलत करते हैं। देखो पूछ क्या रहा है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन दोनों के बीच में वैसे तो दूरी d दे रखी है इसमें, है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है।
सही है कि नहीं है? तो इन दोनों प्लेट के बीच में, यानी कि इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाली प्लेट इसको ऐसे खींच रही है, ये वाली प्लेट इसको ऐसे खींच रही है, तो कितना फोर्स लगाएगी एक प्लेट दूसरी प्लेट पे, वो बताओ। वैसे तो मैंने लिखाया है ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा फोर्स निकालने का, Q इंटू ई, और एक प्लेट की वजह से जो E होता है वो क्या होता है बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक प्लेट एक तरफ से चार्ज है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ठीक है, क्योंकि एक ही प्लेट की वजह से तो दूसरी प्लेट पर फोर्स देख रहा हूं मैं, तो Q E की जगह आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बोलो जल्दी? Q अपॉन A। सही है कि नहीं है? तो सिग्मा की जगह यहां पर लिख दो Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में मैंने फोर्स का ये फॉर्मूला याद कराया और तुम्हें भी याद कराता हूं, अभी भी याद कर लो अगर नहीं किया तो। लेकिन सारा जो डायग्राम और क्वेश्चन में CBD के टर्म में दे रखा है फोर्स का फॉर्मूला, अब कैसे निकालेंगे? तो कई बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं जो कि गलत करते हैं, मैं बता रहा हूं कि F इक्वल टू होता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड को B अपॉन D लिख देंगे, तो ये हो जाएगा QB, और Q इक्वल टू क्या होता है CB, तो Q की जगह लिख देंगे CB स्क्वायर बाई D। कई लोगों ने ऐसे ही किया होगा, और CB स्क्वायर बाई D यानी कि चौथा वाला लगा दिया होगा, जो कि गलत है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे कुछ नहीं होता है, इसमें गलत तरीका है। आपको यही फोर्स का फॉर्मूला याद करना है और इससे ये लेके आना है। कैसे लाओगे? बहुत आसान है, देखो F इक्वल टू क्या है? Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर नीचे D का मल्टीप्लाई करो, इसमें ऊपर नीचे D का मल्टीप्लाई करो, तो ये वाली जो शकल है वो किससे मिल रही है? अब C से, कैपेसिटेंस से। तो F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C इंटू D। सही है कि नहीं है? Q स्क्वायर है यहां। अब देखो Q इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि Q तो है ही नहीं आंसर में, CB है, तो Q इक्वल टू क्या होता है? CB। तो अब यहां CB लिखोगे, जैसे ही तुम यहां CB लिखोगे तो कट को 2 के जो आंसर आएगा, क्योंकि C से C कट जाएगा, तो यहां आएगा CB स्क्वायर बाई 2D। तो ये है एक्चुअल में फोर्स, तो CB स्क्वायर बाई 2D। तो कई लोग उसे डायरेक्ट QE से अप्रोच करते हैं और ये आंसर ले आते हैं, जो कि गलत तरीका है। तरीका सही ये वाला है। और फोर्स दो प्लेट के बीच में क्या आएगा उसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला, यहां से यहां जाने का प्रोसेस भी याद कर लेना, कैसे जाते हैं, तरीका कर लेना, सीख लेना, ठीक है। आते हैं इस पे क्वेश्चंस। शाबाश सर, एक और क्वेश्चन प्लीज, और क्वेश्चन करा दो जल्दी से आप। ये लो भाई, आप ट्राई करो, इसे पकड़ के ट्राई करो। नीट 2015 का क्वेश्चन है, चलें करें। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू C2 इज चार्ज्ड बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस B, इट हैज द सेम टोटल द वैल्यू ऑफ C2 इन द टर्म्स ऑफ C1। तो देखो ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े संयोजित N1 संधारित्रों से प्रत्येक की धारिता जे फलाना ढिकाना, तुमने सब पढ़ लिया होगा। ये कहना ये चाह रहा है, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर जिनकी सबकी वैल्यू है C1 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 C1। कितने कैपेसिटर हैं? N1 है। इनको श्रेणी में जोड़ा जा रहा है। किस में जोड़ा जा रहा है? सीरीज में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। When another parallel combination of N2 कैपेसिटर, और कुछ ऐसे कैपेसिटर भी हैं जो कि C2 वैल्यू के हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये कितने हैं? N2। इन्हें पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो सीरीज में जोड़ा जा रहा है उसे 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, और जो C2 में जोड़ा जा रहा है उसे B वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। ये 4 वोल्ट की है, ये B वोल्ट की है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है? एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्या पूछा है? हाँ, ये बता दिया कि इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वही एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो रही है, ठीक है। यानी कि इस पूरे सिस्टम में जितनी एनर्जी है स्टोर्ड होने वाली, उतनी ही एनर्जी इसमें है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सीरीज वाला सॉल्व करूंगा। सीरीज वाले की एनर्जी
इसको बोलूंगा यूएस। अब एक बात बड़ी ध्यान से सोचो कि सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैं और सब बराबर हैं, सारे इक्वल हैं मतलब, तो यहां से सी इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में, सी 1/n आएगा कि नहीं। मैंने बताया भी था कि जब ये सारे कैपेसिटर बराबर होते हैं और जितने होते हैं उतने नंबर का डिवाइड लग जाता है, तो C1/n1 आएगा यहाँ। तो सीरीज में जब यूएस निकालेंगे यानी कि एनर्जी ऊर्जा निकालेंगे कि कितनी स्टोर हो रही है इन कैपेसिटर्स में, तो क्या लिखेंगे, हाफ सी इक्विवेलेंट वी स्क्वायर, और बी कितना है यहाँ पे 4 क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो यू सीरीज में आएगा 4 चौक 16, 2 से 1 कटा 8। ठीक है, 4 रखोगे 4 चौक 16, 2 से कटेगा 8। सी इक्विवेलेंट कितना है C1/n1। तो ये सीरीज वाला आ गया। यहां पैरेलल वाला खेलो, ऐसे ही पैरेलल वाला करोगे, पैरेलल में सारे कैपेसिटर ऐड हो जाएंगे, तो यहां पे जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, ऐड होते होते C2 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 टोटल कितना है N2C, तो N2C2। तो यहां से जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा N2C2। सबको ऐड करेगा, n बार ऐड करेगा तो N2C2 हो जाएगा। ठीक है साहब, तो यहां पे जो U पैरेलल UP लिखना है वो आएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, और सी इक्विवेलेंट कितना है N2C2। बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे वोल्टेज दे ही नहीं रखा तो बी स्क्वायर। ठीक है साहब, ये दोनों जब बराबर हैं, बी दे रखा है क्या, चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। हाँ ठीक है, तो USUP दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है कि जितनी एनर्जी इसमें उतनी एनर्जी इसमें, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। इसको और इसको क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। तो अगले पेज पे इसको और इसको बराबर करते हैं। चलो, U सीरीज का और U पैरेलल का जब हम बराबर करेंगे तो ये मामला क्या है, 8C1/n1 8C1/n1 इक्वल टू हाफ N2C2 V स्क्वायर, हाफ N2C2 B स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है भाई साहब, हमें निकालना है C2। देखो प्रश्न में साफ साफ बोला है C2 को निकालो C1 के टर्म में, C2 को निकालो C1 के टर्म में। और यहां दे रखा है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट 4B दे रखा है, तो यहां पे यार B स्क्वायर भी तो आएगा, 4 चौक 16 इंटू बी स्क्वायर। यहां केवल कितना दे रखा है 1V, ये B का मतलब है 1 वोल्ट, B का मतलब क्या है 1 वोल्ट, कुछ और मत समझ लेना, 1V है एक्चुअली में ये। तो B की जगह 1V रखोगे तो क्या आएगा 1V का स्क्वायर, यहां B की जगह 4V रखोगे तो क्या आएगा 4V का स्क्वायर। तो B स्क्वायर लिखना भूल गया था मैं, एक्चुअली में 8C1/n1 और यहां हो जाएगा V स्क्वायर। ठीक है, B स्क्वायर से B स्क्वायर मारा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 16C1/n1 ये आ गया C2। ये जहां भी दिखेगा पेल दो, 16C1/n1 कहाँ गया भाई, पहला ही वाला है 16C1/n1 ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत लाना, ये 4B है और ये 1V है एक्चुअली में। तो यहाँ B स्क्वायर की जगह 4B रखा और 2 से डिवाइड लगाया, और यहाँ पैरेलल में 1B रखा। ठीक है, वेरी नाइस। ये पता होना चाहिए, ये लॉजिक पता होना चाहिए। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी फील आएगा, वरना नहीं आएगा। आजा, ओए होए, ये वाला क्वेश्चन कौन करेगा, तू करेगा, जल्दी कर, पॉज करके अपनी भाषा में पढ़ो पहले से। और मैं बता दे रहा हूं इसमें पूछा क्या है। ये 2 मेटालिक प्लेट हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A। इसका चार्ज Q है, इसका चार्ज Q है, इस प्लेट का एरिया A दे रखा है। ठीक है, अच्छा तो क्या पूछ रहा है, ये बताइए कि ये दोनों जितनी दूरी पे रखे होंगी, मान लो डिस्टेंस की दूरी पे रखे हैं, तो क्या इसका फोर्स डिस्टेंस बढ़ाने पर या डिस्टेंस घटाने पर कम होगा या ज्यादा होगा। तो देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि फोर्स इक्वल टू होता है F इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन, अभी बताया था कि नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, यही होता है कि नहीं, यही लिखाया था, देखो यहां लिखा है, कहां गया रे, फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से सोचना है आपको, एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे कोई डिस्टेंस का टर्म है, डी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट होता है। तो चाहे कितनी भी दूरी बढ़ाओ या क्लोज लेके आओ, फोर्स दूरी पर डिपेंड नहीं करता पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के केस में, ये याद रखना है ना। इन दोनों प्लेट्स पर, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के केस में दूरी पर फोर्स डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, पहला वाला, ये बात याद रखना। लिखो फटाफट इसे, इस बात को लिख लो और समझ लो जल्दी से, जल्दी से समझ लो। 14 और 15 दो क्वेश्चन और बच रहे हैं भाई साहब। हैं ये यार वही आ गया नीट 2015, फिर से वैसा ही क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए, अब आपकी जिम्मेदारी बन रही है, करो जल्दी से, पढ़ के ट्राई करो। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं कौन सा होगा, 14 का आंसर कौन सा दे रखा है, दूसरा वाला। 14 का शायद सेकंड आंसर आएगा, इसे वैसे ही ट्राई करना है। अरे एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी, इसमें एनर्जी कितनी होगी। अभी हीट लॉस पता है, हीट लॉस कैसे निकालते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, फॉर्मूला पता है, हाफ C1, पता है कि नहीं पता। ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव से, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 बी स्क्वायर माइनस, ऐसा नहीं, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। अब देख यू इनिशियल यहां से निकाल ले, जो कि आएगी हाफ CV स्क्वायर, निकाल ले, वोल्टेज पता है, सब पता है, यू फाइनल निकाल ले, इसको यहां ले जाए, इसको इधर ले आ, बस ये भी सॉल्व कर लेगा, ये भी सॉल्व कर लेगा, माइनस यू फाइनल बचेगा, निकाल लियो। कितना आसान है, कितना आसान है, फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा, ठीक है, करा चुका हूं। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। आगे चलो, आगे चल, इधर देख, यार अगर हमें ऐसे नहीं निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालना चाहता मत निकालिए, ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो एक और तरीका है, देख हाफ CV स्क्वायर होता है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस केस में जो वोल्टेज लेंगे वो कॉमन वोल्टेज लेंगे, तो भी तुझे कॉमन वोल्टेज निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो इन दोनों का जो कॉमन वोल्टेज है वो निकाल लो, तो उसके लिए भी तो फॉर्मूला लगेगा C1 C2 अपॉन, नहीं ऐसा वाला नहीं, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये एक कैपेसिटर तो 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, दूसरा वाला नहीं किया जा रहा, तो 0 लिख लेना है। तो कॉमन वोल्टेज भी तो निकालना पड़ेगा, और इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा वो लेना है यहाँ पे, C इक्विवेलेंट। और ये दोनों पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2C। समझ में आया कि नहीं आया। खैर या तो ऐसे कर ले या ऐसे कर ले, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। लास्ट क्वेश्चन ये आया है आपका नीट 2023 में, कितना घटिया क्वेश्चन है आप खुद ही देख लो। कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोड इन द फिगर, इतना इक्विवेलेंट कैप। फिर कहते हैं कि यार कट ऑफ जो है बहुत बढ़ गई है, 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, ये कारण है आने का। 3 और 3 6, अरे 6, ये दोनों सीरीज में 6 × 3 प्लस 6 प्लस 3 कितनी देर लगी, ये हुआ तुम्हारा 3 से काटा 3 2 आएगा, लो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। लाइट की स्पीड से आ गया, लिखो ऐसा फटाफट, ठीक है। तो ये हुए भैया आपके कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जो भी 2 3 4 क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो, जो भी 2 3 4 क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो, वो बार बार करने हैं आपको। थोड़ा सा उन्हें देख के धैर्य के साथ करो, पेशेंस के साथ करो, आराम आराम से चीजों को समझने की कोशिश करो, लेकिन समझो ठीक से। ज्यादा घुस गया क्या, मैं थोड़ा पीछे आ जा रहा हूं, लेकिन समझो ठीक से, ठीक है मेरे प्यारे। हाँ चलें, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।